क्या 2024 के चुनाव में राम मंदिर बनेगा अहम मुद्दा? त्रिपुरा में ही क्यों शाह ने घोषित की राम मंदिर की तारीख? क्या मिशन 2024 के लिए अमित शाह ने बना ली है रणनीति? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से क्या डरे हुए हैं अमित शाह? आम चुनाव के लिए आखिर क्यों जरूरी है राम मंदिर का जिक्र? मिशन 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। इस काम में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी विपक्षी खेमे में सबसे आगे चलते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी विपक्षी पार्टियां भी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की कोशिश में लगी हुई हैं। अब ऐसे में आम चुनाव होने के कुछ समय पहले यानी जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी तारीख का ऐलान बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने त्रिपुरा में कर दिया है। अमित शाह का इस बात को त्रिपुरा में बताना और लोकसभा चुनाव में सबसे पहले राम मंदिर का तैयार होना विपक्षी पार्टियों के लिए डर का सबब बन सकता है। क्या राम मंदिर बीजेपी के लिए वरदान साबित होगा या विपक्षी खेमे की एकजुटता को देखकर कोई रणनीति बनेगी? आज हम आपको इसके पीछे के तमाम तथ्य पॉलिटिकल जंक्शन पर बताने जा रहे हैं। दरअसल अमित शाह त्रिपुरा में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाने आए थे। त्रिपुरा के चुनावी मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सबरूम रैली में वह तारीख बताई जिसके लिए देश और दुनिया में बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे, यानी अगले आम चुनाव से कुछ महीने पहले 1 जनवरी 2024 को मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। अमित शाह ने अपने इस भाषण में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर को बाबर तोड़कर गया था। आजादी के बाद से कांग्रेस इसे कोर्ट के अंदर उलझा रही थी। केंद्र में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अदालत के फैसले के बाद मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। एक बात बताने आया हूँ, 2019 के चुनाव में मैं बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष था। राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। राहुल गांधी आज कान खोलकर सुन लें, आप अपनी टिकट करा लीजिए क्योंकि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार मिलेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, आप मुझे बताओ, अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा अंत तक बोलो, जोर से बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जब से बाबर तोड़कर गया तब से और जब से आजाद हुआ तब से, देश आजाद हुआ तब से एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे थे और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन रामलल्ला के मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर मंदिर का निर्माण चालू कर दिया। मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूं। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सबरूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। अमित शाह का बयान ऐसे समय में आया है जब आचार्य सत्येंद्र दास ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश को एकजुट करने के राहुल के कदम का समर्थन करते हुए एक पत्र लिखा था। राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने राहुल गांधी की यात्रा की सफलता के लिए भगवान श्री राम की कृपा की कामना की थी, लेकिन 2024 के लिए राम मंदिर बनना बीजेपी के लिए अभी तक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि साबित होने जा रही है। राहुल गांधी का नाम लेकर अमित शाह ने लोगों को ये समझाने की भी कोशिश की है कि प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला उसी कांग्रेस से होने जा रहा है जिसे बीजेपी ने 2024 और 2019 में बुरी तरह हराया था।
और 2024 में भी कांग्रेस का वैसा ही हाल होने वाला है। इन सब के पीछे बाकी विपक्षी दलों को निशाना बनाने की अमित शाह की रणनीति भी हो सकती है। जनवरी 2023 में अमित शाह देश के 11 राज्यों में उन इलाकों का दौरा करने जा रहे हैं जो 2024 के आम चुनावों के हिसाब से बीजेपी के लिए खास मायने रखते हैं। उनमें त्रिपुरा के अलावा मणिपुर, नागालैंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब हैं। इन 11 राज्यों में त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में इसी साल विधानसभा के लिए भी चुनाव होने हैं। लिहाजा बीजेपी के लिए विधानसभा के साथ ही आम चुनाव की भी तैयारी हो जाएंगी। वर्तमान में 2024 की लड़ाई में ना तो अरविंद केजरीवाल और ना ही नीतीश कुमार और ना ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव या मायावती कहीं भी राहुल गांधी के साथ नहीं खड़े हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियों की एकता की बात करना बेमानी होगी। इसलिए हम आपको पहले बताते हैं उन राज्यों के बारे में जहां बीजेपी को चुनौती मिलना तय है। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास 48 में से 23 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी को 27.6% वोट शेयर मिला था। इस बार यहां पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के एक साथ आने की उम्मीद है। पंजाब में बीजेपी के पास 13 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटें हैं। यहां बीजेपी को 9.6% वोट शेयर मिला था, लेकिन इस बार बीजेपी को पंजाब में किसी करिश्मे की उम्मीद है। केरल में बीजेपी के पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में 12.9% वोट शेयर मिला था। जिस तरह से यहां बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, उससे बीजेपी को यहां किसी बड़े फेरबदल की उम्मीद है। तमिलनाडु में भी बीजेपी के पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है। यहाँ कुल 39 लोकसभा सीट हैं। बीजेपी को राज्य में 3.9% मिला था, लेकिन अम्मा के जाने के बाद जब से पन्नीर सेल्वम AIADMK के अध्यक्ष बने हैं और पार्टी में जिस तरह से विवाद चल रहा है, उसको सही करना बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें और बीजेपी के पास एक भी नहीं है। यहाँ बीजेपी को 1% से भी कम वोट मिला था, लेकिन सीएम जगन मोहन रेड्डी के साथ पीएम मोदी के बहुत अच्छे संबंध हैं। ओडिशा में बीजेपी के पास 21 में से 8 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी को 38.4% वोट मिला था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सामने ममता की चुनौती होगी। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 42 में से 18 सीटों पर जीत मिली थी। बिहार में बीजेपी के पास 40 में से 17 विधानसभा सीटें हैं। राज्य में बीजेपी को वोट शेयर 23.6% है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के एक साथ आने से यहाँ के सारे राजनीतिक समीकरण बीजेपी के खिलाफ हैं। वहीं बात करें झारखंड की, तो झारखंड में बीजेपी को 14 में से 11 पर जीत मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर 51% है। राज्य में सरकार हेमंत सोरेन की है। त्रिपुरा में जिस तरह से अमित शाह ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया है, उससे अब ये साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के मोड में आ चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी पूरे देश में घूम रहे हैं। उससे कांग्रेस का कितना फायदा होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन उनकी इस यात्रा से कांग्रेसियों में खुशी की लहर जरूर है। तो अगर रीजनल पार्टियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, डीएमके, टीएमसी, बीजेडी, इसके साथ ही देश भर की रीजनल पार्टियों ने अपने समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन समीकरण कुछ भी हो, हमेशा की तरह जब पीएम मोदी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरते हैं तो सारे विपक्षी पार्टियों के समीकरण धरे रह जाते हैं। और इस बार तो पीएम मोदी के पास अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने को बहुत कुछ है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें।